गाइस, वेलकम टू माय चैनल CCI ज्ञान सर। मैं आपका ज्ञान सर। आज हम आपके साथ हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंट जब हम पढ़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो यूज में आएंगी अकाउंट्स में। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये डिक्शनरी है अकाउंट्स की। तो कौन सी टर्म्स जो है वो हमारी अकाउंट्स में यूज में आती हैं, उसके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला बिजनेस ट्रांजैक्शन। पहले मैं आपको ये नाम बताता हूं, फिर इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली जो टर्म्स होती है वो होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बाद ड्राइंग्स के बाद होती है लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज जो है वो हमारी दो तरीके की होती है, एक नॉन करंट लायबिलिटीज और एक करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। उसके बाद नेक्स्ट एसेट्स की अगर हम बात करें तो एसेट्स जो है वो हमारी तीन तरीके की होती है। एसेट्स वन नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म आती है वो होती है हमारी रिसीट्स। नेक्स्ट होती है हमारी रिसीट्स। रिसीट्स हमारी दो तरीके की होती है, एक कैपिटल रिसीट्स और एक रेवेन्यू रिसीट्स। उसके बाद हमारी आती है अगली टर्म जो है वो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब एक्सपेंडिचर भी हमारे तीन तरीके के होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और उसके बाद हम बात करें अगर अगली टर्म की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट होती है हमारी एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट होता है इनकम के बाद प्रॉफिट हमारा दो तरीके का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। उसके बाद गेन के बाद लॉस के बाद गुड्स को हम लोग चार कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल, परचेज, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्टॉक और इन्वेंट्री। और नेक्स्ट होता है ट्रेड रिसीवेबल्स दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं, एक डेटर्स और एक बिल रिसीवेबल। नेक्स्ट होता है हमारा ट्रेड पेबल्स आर आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। ट्रेड पेबल्स को भी दो पार्ट में बांटा जाता है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। नेक्स्ट होता है हमारा कॉस्ट के बाद जो अगला होता है हमारा होता है वाउचर्स के बाद है डिस्काउंट हमारा दो तरीके का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। उसके बाद होता है प्रोपराइटर या फिर उसे ओनर भी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट होता है एंट्री के बाद नेक्स्ट टर्म होती है हमारी डेप्रिसिएशन के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद बैड डेट्स के बाद इंसॉल्वेंट के बाद सॉल्वेंट के बाद एंटिटी के बाद नेक्स्ट है बैलेंस शीट के बाद नेक्स्ट टर्म है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और अगली टर्म है डेबिट एंड क्रेडिट बुक्स। उसके बाद है बुक वैल्यू, देन जर्नल, देन लेजर एंड देन ट्रायल बैलेंस। ये हमारी मैंने आपको नाम इनके बताए, अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की। अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन की मैं बात करूं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो जनरल मीनिंग होता है वो होता है बिजनेस में होने वाली कोई भी डील जो मॉनेटरी फॉर्म में हो। बिजनेस के अंदर होने वाली कोई भी डील जो मॉनेटरी फॉर्म में होती है उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे डेफिनेशन की उसमें हम अगर बात करें मीनिंग में, द बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल इवेंट between two parties in the business that can be expressed in terms of money. For example, sale of goods, purchase of goods, receipt from customers, salary paid, interest received and rent received. These are the transactions. जैसा कि मैंने बताया बिजनेस के अंदर होने वाली कोई भी डील या बिजनेस के अंदर होने वाली कोई भी इवेंट जिसे मनी की फॉर्म में शो किया जा सकता है वो हमारी कहलाती है बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद अगला आता है हमारा टर्म जो है वो है अकाउंट्स का मतलब क्या होता है?
वैसे तो अकाउंट में पहले भी बता चुका हूं, अकाउंट इज अ समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। जब कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को एक हेड वाइज जब हम एक जगह पे शो कर देते हैं तो एक हेड से जो हमारे सामने समरी बन के आती है वो हमारी कहलाती है अकाउंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स वेदर कैश और क्रेडिट शोन इन सेल्स अकाउंट। सेल कर रहे हैं हम गुड्स, चाहे नगद बेच रहे हो चाहे हम उधार बेच रहे हो, वो हमारा कौन सा अकाउंट के अंदर आ जाएगा? सेल्स अकाउंट में। परचेज है, जैसे कि मान लीजिए परचेज हम चाहे कैश में कर रहे हो चाहे उधार कर रहे हो, वो परचेज अकाउंट में आ जाएगी। तो ये हमारे अकाउंट जो है समरी होती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, जो हेड वाइज शो करती है ट्रांजैक्शन को। उसके बाद अगला आता है कैपिटल। कैपिटल के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट हैविंग मॉनेटरी वैल्यू फॉर अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्रोप्राइटर जो भी पैसा या जो भी एसेट बिजनेस के अंदर बिजनेस को चलाने के लिए इन्वेस्ट करेगा या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करेगा, वो हमारी कहलाती है कैपिटल। कैपिटल के बाद अगली टर्म आती है हमारी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स के बारे में पहले भी डिस्कस किया था मैंने कि ड्राइंग्स वो मनी होती है जो प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से विड्रॉ करी। ड्राइंग द मनी और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। द गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। जो भी गुड्स हैं, जो भी मनी प्रोप्राइटर ने या ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से निकाली, वो हमारी ड्राइंग्स कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा कपड़ों का बिजनेस है और हमने अपने घर के लिए कपड़ा निकाल लिया इस्तेमाल करने के लिए, या हमारा मान लीजिए शुगर का बिजनेस है, चीनी का बिजनेस है, हमने चीनी अपने घर के लिए निकाल ली, तो वो हमारा ड्राइंग कहलाएगा। नेक्स्ट होती है हमारी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। लायबिलिटीज कहते हैं अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। लायबिलिटीज में भी टू टाइप्स, जो भी पैसा बिजनेस को पे करना है वो उसकी लायबिलिटी कहलाएगी। दो तरीके की होती है, एक इंटरनल लायबिलिटीज और एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। लायबिलिटीज ड्यू टू द ओनर ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटीज। बिजनेस का जो ओनर होता है उसका जो पैसा बिजनेस में ड्यू है, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटीज ड्यू टू आउटसाइडर्स ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। बिजनेस के बाहर के लोगों का जो भी पैसा है वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाएंगी। अब ये लायबिलिटी जो है हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी और एक होती है करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है? नॉन करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी व्हिच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर। जैसे कि बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। ऐसी लायबिलिटी जो एक साल से ज्यादा के पीरियड के लिए है वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, और एक साल से कम के पीरियड के लिए अगर कोई लायबिलिटी हमारी है तो उसको हम लोग करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी व्हिच इज पेबल विद इन 1 ईयर। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, शॉर्ट टर्म लोन है, ये हमारी क्या है? करंट लायबिलिटीज है। नेक्स्ट आता है हमारा एसेट्स। एसेट्स किसे कहते हैं? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय अ बिजनेस। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, गुडविल एंड पेटेंट्स एटसेट्रा। ये हमारी क्या है? एसेट्स। एसेट्स का मतलब बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉपर्टी यूज में आ रही है वो सब हमारी एसेट्स कहलाएंगी। अब एसेट्स जो है वो हमारी कितने तरीके की होती है? 3 कैटेगरी में एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहली होती है नॉन करंट एसेट्स, दूसरी होती है करंट एसेट्स, तीसरी फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। पहले हम बात करें नॉन करंट एसेट्स की। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? नॉन करंट एसेट्स आर फिक्स्ड एसेट्स आर दोस एसेट्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 1 ईयर आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। ऐसी कोई भी एसेट या ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो फिक्स्ड नेचर की है, जो एक साल से ज्यादा के पीरियड के लिए खरीदी गई है, तो वो हमारी नॉन करंट एसेट्स कहलाएगी। नॉन करंट एसेट्स दो तरीके की हो सकती हैं, एक टेंजिबल एसेट्स और एक इंटेंजिबल एसेट्स। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? दोज एसेट्स दैट कैन बी सीन और टच्ड आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स वेदर दीज आर मूवेबल नेचर और इमूवेबल नेचर। कोई भी ऐसी एसेट जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर दिखाई देगी, जिसे छू सकते हैं आप, तो वो हमारी
टेंजिबल एसेट्स कहलाएगी, वो चाहे मूवेबल नेचर की हो चाहे इमूवेबल नेचर की हो। मूवेबल का मतलब जो एक जगह फिक्स रहने वाली हो, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली हो। अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती है तो मूवेबल नेचर की हो गई वो, और एक जगह पे स्टेबल रहेगी वो, जैसे कि लैंड है तो इमूवेबल नेचर की हो गई, बिल्डिंग है इमूवेबल नेचर की हो गई, और फर्नीचर है या कार है या मोटर व्हीकल है तो वो मूवेबल नेचर की हो गई। तो ये हमारी टेंजिबल एसेट्स होती है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर व्हीकल्स है, फर्नीचर है, ये सब क्या है हमारी, ये हमारी टेंजिबल एसेट। अब टेंजिबल एसेट के बाद अगर हम बात करें तो अगली जो होती है हमारी वो होती है, कौन सी होती है, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंटेंजिबल एसेट्स दोज एसेट्स व्हिच कुड नॉट बी सीन और टच्ड बट these can be converted into cash are called intangible assets। कोई भी ऐसी एसेट जिसको आप ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, लेकिन उसको आप कैश में कन्वर्ट सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब वो सेल आउट हो जाएगी, तो वो हमारी इंटेंजिबल एसेट कहलाती है। जैसे कि गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। पेटेंट्स राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। पेटेंट्स राइट हम कहते हैं कि जब आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करें और उसको अपने नाम से रजिस्टर्ड करा दें तो वो हमारा एक जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो पेटेंट्स राइट हो गया, उसे कोई दूसरा आदमी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। नेक्स्ट होती है हमारी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स जो है वो शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। नॉन करंट एसेट्स तो हो गए मोर देन 1 ईयर, एक साल से कम के पीरियड के लिए अगर कोई भी एसेट्स है तो वो कहलाती है हमारी करंट एसेट्स, यानी ऐसी कोई भी एसेट जो एक साल के अंदर अंदर चेंज हो रही है, एक साल के अंदर अंदर वो चेंज हो जा रही है, तो वो हमारी कौन सी एसेट कहलाएगी, करंट एसेट्स कहलाएगी। जैसे कि कैश, स्टॉक, डेटर्स, एवरेज इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब हमारे क्या है, करंट एसेट्स है, क्योंकि ये हमारे हर साल चेंज होते रहेंगे। उसके बाद आती है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स आर इंपॉर्टेंट है ये भी, कि फिक्टिशियस एसेट्स में कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है कि फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स में हम किसको रखते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश एनी एक्सपेंडिचर इन करंट ईयर बट बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर रिसीव्ड फॉर मोर देन 1 ईयर इज ट्रीटेड एज फिक्टिशियस एसेट्स। कोई भी ऐसी एसेट जो एक साल से ज्यादा के पीरियड के लिए है, कोई भी ऐसी एसेट जो एक साल से ज्यादा के पीरियड के लिए है और एक बार खर्चा करने के बाद अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो आपने एक बार खर्च कर दिया लेकिन उसका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिल रहा है, तो वो हमारी कौन सी एसेट कहलाएगी, फिक्टिशियस एसेट्स। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी एसेट जिसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना तो दिखाई देगी वो आपको, ना टच कर सकते हैं और ना ही आप उसे सेल कर सकते हैं, मतलब उससे आपको पैसा नहीं मिल सकता, तो वो हमारी फिक्टिशियस एसेट्स कहलाएगी। जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ये सब क्या है, हमारी फिक्टिशियस एसेट्स हैं। क्यों, क्योंकि आप इनको सेल नहीं कर सकते, लेकिन इनका फायदा आपको कई सालों तक मिलेगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसको स्टार्ट करने में जो खर्चा किया आपने, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके रजिस्ट्रेशन पे जो खर्चा किया आपने, वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहलाएगा। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो एक बार हो गया, अब कई सालों तक आपको उसका फायदा मिलेगा, तो वो हमारी फिक्टिशियस एसेट्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। रिसीट्स, रिसीट्स कौन से किसे कहते हैं, रिसीट्स की अगर हम बात करें तो इनकम से मतलब नॉर्मली लगाता है आदमी, लेकिन इनकम और रिसीट्स में फर्क होता है। रिसीट्स आर द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। किसी भी एसेट्स को या गुड्स को या सर्विस को सेल करने से जो आपको टोटल पैसा रिसीव हो रहा है या रिसीव होगा, वो हमारी रिसीट्स कहलाएगी। रिसीट से मतलब यहाँ पर रसीद से नहीं है, रसीद अलग चीज होती है, यहाँ रिसीट से मतलब मनी रिसीव। These may be two types। रिसीट्स जो है वो दो तरीके की हो सकती हैं, एक कैपिटल रिसीट्स और एक रेवेन्यू रिसीट्स। मनी रिसीव्ड ऑन इररेगुलर बेसिस ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स। जो रिसीट्स आपको कभी कभी हो, रेगुलर नेचर की ना हो, उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। जैसे कि बिल्डिंग सेल कर दी हमने और उससे पैसा आया हमारे पास, या लोन ले लिया हमने बैंक से, उससे पैसा आया हमारे पास, तो ये कैपिटल रिसीट होगी, क्योंकि ये कभी कभी होगा। रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती है जो आपको रेगुलर नेचर की होती है। मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल इन रेगुलर नेचर और बाय ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट्स। बिजनेस के चलने की वजह से जो आपके पास पैसा आ रहा है वो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स कहलाएगी, ये रेगुलर नेचर की होती है।
जैसे कि गुड्स को सेल किया आपने, या इंटरेस्ट रिसीव्ड हुई, या रेंट रिसीव्ड हुआ, तो ये कौन सी हो गई हमारी, ये हमारी हो गई रेवेन्यू रिसीट्स। उसके बाद हम आते हैं तो अगला होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर द परचेजिंग एसेट्स गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी खर्चा जो किसी कोई पेमेंट या किसी लायबिलिटी का पेमेंट करने में, या किसी एसेट्स को परचेज करने में, या किसी भी गुड्स को परचेज करने में, या किसी सर्विस को परचेज करने में अगर कोई खर्चा किया जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की सीधी सीधी पहचान है कि कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो रेगुलर नेचर का नहीं है, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं किसी भी एसेट को खरीदने में या किसी भी एसेट्स को इंप्रूव करने में, यानी कि कंस्ट्रक्शन कराने में अगर आप कोई खर्चा करते हैं तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि वो रेगुलर नेचर का नहीं होगा। जैसे बिल्डिंग खरीदी हमने या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाया हमने, तो वो हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होगा और रेगुलर नहीं होगा, एक बार होगा कई सालों तक फिर नहीं होगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। अगला होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रेगुलर बेसिस, फॉर एग्जांपल सैलरी पेड, रेंट पेड, गुड्स परचेज, लाइटिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो बिजनेस में रेगुलरली होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस जो है वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, जो रेगुलरली होते रहेंगे बिजनेस को चलाते वक्त। तो ये कभी कभी नहीं होंगे बल्कि रेगुलर नेचर के होंगे, तो ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। तीसरी जो कैटेगरी हमारी होती है वो होती है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सी होती है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, ये फिक्टिशियस एसेट्स का ही दूसरा नाम है। दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इट गिव्स बेनिफिट टू द बिजनेस मोर देन वन अकाउंट ईयर। ये है तो रेवेन्यू नेचर के, लेकिन इनका बेनिफिट जो है वो 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए मिलता है बिजनेस में। दीज आर आल्सो नोन एज फिक्टिशियस एसेट्स। जैसा कि मैंने बताया था फिक्टिशियस एसेट्स को कहते हैं हम। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स हैं, अंडरराइटिंग कमीशन है। दीज आर द डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आप एक बार खर्च करेंगे लेकिन आपको इसकी बेनिफिट कई सालों तक मिलता रहेगा, तो वो हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। आप इसको सेल आउट करना चाहें तो कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं हम। अब अगला होता है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कुछ कंफ्यूजन ये भी रहता है कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है। तो वैसे तो कोई उसका लॉजिकल वो नहीं है रीजन, लेकिन एक जनरल व्यू ये है कि जो अमाउंट अगर हमारा बड़ा हो तो हम उसे एक्सपेंडिचर के नाम से शो कर देते हैं, छोटा अमाउंट हो, छोटा खर्चा हो तो उसे हम एक्सपेंसेस के नाम से शो कर देते हैं। एक्सपेंसेस इज द मनी स्पेंट फॉर अर्निंग इनकम। कोई भी इनकम अर्न करने के लिए जो आप खर्चा कर रहे हैं वो हमारे एक्सपेंस कहलाएंगे। सैलरीज, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा, दीज आर एक्सपेंसेस जो है वो हमारे ये होगा सब। और ये 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर आपने एक्सपेंस कर दिया था तो वो एक्सपेंसेस पेड हो ही गया। और आपने एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया, एनी एक्सपेंस पेड इन एडवांस ड्यू डेट से पहले, तो उसे प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर आपका एक्सपेंसेस ड्यू हो गया लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया तो फिर वो एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा, हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से उसे जाना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपेंस की बात हो गई। नेक्स्ट आती है हमारी इनकम। इनकम जिसे कहते हैं, इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अ पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो इनकम अर्न की गई। इन शॉर्ट इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रॉफिट। इनकम जितनी की उसमें से जितने खर्चे किए हमने उसको घटा दें तो हमारे पास जो बच के आता है उसको हम इनकम कहते हैं। प्रॉफिट भी इनकम का ही दूसरा नाम है। प्रॉफिट मींस इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेसमैन बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब प्रॉफिट को फर्दर यहाँ पे हमने बता दिया कि प्रॉफिट जो है वो एक ऐसी टर्म है जो कोई भी ऐसी इनकम जो बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से हमें हो रही है, बिजनेस के चलाने की वजह से हो रही है, वो प्रॉफिट कहलाएगा। प्रॉफिट जो है वो 2 कैटेगरी में होता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितनी सेल हमने की है और जितना गुड्स हमने बनाया या खरीदा उसकी कॉस्ट,
का जो डिफरेंस होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। और नेट प्रॉफिट जो होता है वो हमारे जितने भी रेवेन्यू इनकम है उन रेवेन्यू इनकम में से रेवेन्यू एक्सपेंस अगर हम माइनस करते हैं तो वो हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता है। देन कभी कभी नेट प्रॉफिट की नेट लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए और इनकम कम हो। तो अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो इनकम कम हो गई तो फिर वो हमारा नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस कहलाएगा। ठीक है, नेट लॉस हो गया। नेट लॉस के बाद हम आते हैं गेन। अब कुछ लोग ये भी समझते हैं कि गेन और प्रॉफिट तो एक ही चीज है, लेकिन गेन और प्रॉफिट में थोड़ा सा डिफरेंस है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। गेन इज द प्रॉफिट ऑफ इर्रेगुलर नेचर। गेन भी है तो प्रॉफिट ही, लेकिन ये इर्रेगुलर नेचर का है। जैसे कि अगर हम गुड्स बेच के प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो वो तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर हमने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी और या कोई अपनी एसेट सेल कर दी, उसको सेल करने से हमें प्रॉफिट हुआ तो फिर हम उसे प्रॉफिट के नाम से नहीं जानते, उसे हम फिर गेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, गेन के बाद आता है गुड्स। गुड्स किसे कहते हैं? गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें। एनी प्रोडक्ट और आइटम दैट इज परचेज और प्रोड्यूस फॉर द पर्पज ऑफ सेल इज कॉल्ड गुड्स। कोई भी कमोडिटी या कोई भी आर्टिकल जो खरीदी गई है या बनाई गई है किस लिए? सेल के पर्पस के लिए, तो उसे हम गुड्स कहेंगे बिजनेस में। जैसे मोबाइल है, गारमेंट्स है, टेलीविजन है, दीज आर क्लासिफाइड, ये सब हमारे गुड्स हैं। मैं इसको दूसरे तरीके से कहूं कि मोबाइल, अगर मान लीजिए कि एज ए स्टूडेंट आप एक मोबाइल शॉप से खरीद के लेके आए तो वो आपके लिए गुड्स नहीं है, क्योंकि वो आप खरीद के जो लाए वो एसेट हो गया, आप उसको सेल करने के लिए नहीं लाए। लेकिन वही मोबाइल दुकान पर जब है तो वो उसके लिए गुड्स हो गया। इसी तरीके से कपड़े खरीद के लाए आप, गारमेंट्स, शर्ट लाए, पैंट लाए, तो वो शर्ट पैंट आपके लिए गुड्स नहीं है, क्योंकि वो आप यूज करने के लिए लेके आए, वो आपके लिए एसेट हो गई। लेकिन वही गारमेंट्स जो है वो शॉप के अंदर गुड्स हैं, क्योंकि आपका पर्पस सेल करना नहीं था, उसका पर्पस सेल करना है। तो कोई भी आर्टिकल या कोई भी कमोडिटी, या ये कह सकते हैं कोई भी आर्टिकल या कोई भी कमोडिटी जो परचेस की है हमने या बनाई है खुद, पर्पस क्या है उसका, हम उसे फर्दर सेल करेंगे तो वो गुड्स कहलाएगा, अदरवाइज वो गुड्स नहीं कहलाएगा। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। जैसे फर्नीचर बनाने वाला अगर फर्नीचर खरीद रहा है या बना रहा है तो उसके लिए वो गुड्स हो गया, लेकिन अगर एक कपड़े बनाने वाला फर्नीचर खरीद रहा है तो वो उसके लिए गुड्स नहीं हुआ, क्योंकि वो फर्नीचर का काम नहीं कर रहा है। फर्नीचर जो उसने खरीदा वो बेचने के लिए नहीं खरीदा। ठीक है ना। अब गुड्स को हम लोग 4 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। पहली कैटेगरी जो होती है गुड्स की वो होती है परचेजेस। कौन सी होती है? परचेजेस। जब हम गुड्स खरीदते हैं, परचेज मींस गुड्स एंड सर्विसेज बॉट ड्यूरिंग अ ईयर फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। चाहे नगद खरीदे चाहे उधार खरीदे, जब भी हम कोई गुड्स और सर्विस खरीदते हैं तो वो परचेजेस कहलाती है हमारी। परचेज के बाद परचेज रिटर्न, जिसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। जो गुड्स हमने खरीदा उसे अगर हम वापस कर रहे हैं किसी भी रीजन से, डिफेक्टिव है या कोई और वजह है, तो वो परचेज रिटर्न कहलाएगी। खरीदे हुए माल का वापस करना परचेज रिटर्न, उसे रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं हम। अगला होता है तीसरी कैटेगरी होती है सेल्स। सेल्स का मतलब वो गुड्स जो आप सोल्ड कर रहे हैं, चाहे वो कैश पर सेल कर रहे हैं चाहे क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं, एक साल के अंदर जो भी गुड्स हम सेल कर रहे हैं वो हमारा सेल्स के अंदर आएगा, उसे सेल्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। और जो गुड्स हमने सेल किया, अगर वो गुड्स हमारे पास वापस आ रहा है, कस्टमर जो है वो हमें लौटा रहा है, रीजन कुछ भी हो, किसी भी वजह से अगर वो हमें लौटा रहा है तो उसको हम सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड के नाम से जानेंगे। सेल्स रिटर्न या इनवर्ड की कैटेगरी में रखा जाएगा उसे। उसके बाद आता है हमारा स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं। अनसोल्ड गुड्स इन अ बिजनेस फर्म आर कॉल्ड स्टॉक। इट इज अ करंट एसेट्स। इन्वेंट्रीज ऑफ टू स्टेज। जितना भी गुड्स हमारे पास अनसोल्ड है, अनसोल्ड गुड्स जो हमारे पास बचा हुआ होगा उसे हम लोग इन्वेंट्री या स्टॉक के नाम से जानते हैं। 2 तरीके का हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक इन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। साल के शुरुआत में जो हमारे पास स्टॉक होगा वो ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। स्टॉक इज हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। साल के आखिर में जो स्टॉक होगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, विच बिकम्स ओपनिंग स्टॉक इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। जो किसी भी ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले ईयर में ओपनिंग स्टॉक बन जाता है।
अब स्टॉक या इन्वेंट्री जो है वो 3 काइंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है तो वहां स्टॉक एक ही होगा, फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा सिर्फ। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है हमारा, मतलब प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज का, तो उसमें स्टॉक की 3 कैटेगरी हो सकती है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जिस चीज से हम सामान बना रहे हैं वो उसका मटेरियल का स्टॉक। वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ ऐसा भी सामान होगा, कुछ ऐसा भी गुड्स होगा जो आधा बन चुका होगा, सेमी फिनिश गुड्स, वो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा। और तीसरा जो बन के तैयार हो चुका होगा, कंप्लीट फिनिश गुड्स, उसे हम स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की कैटेगरी में रखेंगे। एक रूल हमारे यहाँ स्टॉक के लिए चलता है कि इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। स्टॉक को हम लोग बुक्स में कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में से जो दोनों कम होते हैं उस पर रखा जाता है, उस पर रिकॉर्ड में लिया जाता है। अगला हमारा जो आता है टर्म वो आती है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स किसे कहते हैं? अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विस, इट इज द सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। कोई भी जो अमाउंट हमें गुड्स को सेल करने से मिलना है, गुड्स को या सर्विस को सेल करने से मिलना है, मिला नहीं है, मिलेगा फ्यूचर में, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। अब उधार अगर हमने सामान बेचा तो जिन लोगों को हमने उधार बेचा उनसे पैसा लेना होगा, वो डेटर्स कहलाएंगे हमारे। और अगर उन्होंने हमें कोई डॉक्यूमेंट ऐसा गारंटी पेपर दे दिया तो वो हमारा बिल रिसीवेबल कहलाएगा, जिसका पैसा हमें आने वाले टाइम में मिलेगा। तो इन दोनों का सम जो होगा, डेटर्स का और बिल रिसीवेबल का सम जो होगा वो हमारा कहलाएगा ट्रेड रिसीवेबल। डेटर्स का यहाँ पे हमने लिख लिया है, डेटर्स आर दोज पर्संस फ्रॉम हुज we receive money in future. For example, goods sold to Ravi on credit, then Ravi is called debtors. Simple सा मतलब है, रवि को बेचा उधार तो रवि डेटर्स हो गया। अब bill receivable is a document is security by the debtors as a guarantee of payment for certain sum of money. डेटर जो एक बिल डॉक्यूमेंट गारंटी की फॉर्म में दे देता है तो वो हमारा बिल रिसीवेबल कहलाता है, ठीक है ना। डेटर्स के बाद अगर हम बात करें अगला ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद अगला आता है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं? अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू सप्लायर, इट इज द सम टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। जब आप उधार सामान किसी से खरीदते हैं तो जिस पर्सन से वो सामान खरीदा गया वो सप्लायर कहलाएगा, हम उसे क्रेडिटर्स के नाम से भी जानते हैं। और उसको अगर हमने एज अ पेमेंट की फॉर्म में गारंटी पेपर अगर दे दिया तो वो गारंटी पेपर का जो डॉक्यूमेंट होगा हमारा वो कहलाएगा बिल्स पेबल। और क्रेडिटर्स का और बिल्स पेबल का जो सम होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेड पेबल्स। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कॉस्ट इज द एक्चुअल मनी स्पेंड ऑन द प्रोडक्शन और परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और आर्टिकल और सर्विस। किसी भी कमोडिटी को बनाने में या खरीदने में जो आपने एक्चुअल में खर्चा किया वो हमारा क्या कहलाएगा? उसको हम लोग कहते हैं उसकी कॉस्ट। जैसे कि आपने फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपए तो हम लोग कहते हैं ना 5,000 की कॉस्ट पड़ी इसकी, तो वही उसी कॉस्ट की बात हो रही है। मोबाइल खरीदा हमने कह दिया भाई 5,000 का पड़ा या 10,000 का पड़ा तो वो उसकी कॉस्ट है। तो कॉस्ट का मतलब कोई भी एक्सपेंस जो आप किस खर्च एसेट को या गुड्स को परचेज करने में कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने में खर्च कर रहे हैं, वो हमारे एक्सपेंस सब मिला के कॉस्ट कहलाते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा वाउचर। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड एज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके लिए जो डॉक्यूमेंट रखा जाता है वो हमारा वाउचर कहलाता है। जैसे कि कैश मेमो बिल कटता है ना, एक कच्चा बिल कट जाता है वो कैश मेमो होती है। इनवॉइस या बिल रिसीट, जब गुड्स खरीदते हैं और पक्का बिल लेते हैं तो वो इनवॉइस कहलाता है हमारा, वो भी हमारा एक वाउचर है। डेबिट नोट या क्रेडिट नोट आर ऑल्सो वाउचर। जब आपको किसी से उधार पैसे लेने हैं या उधार पैसे देने हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट साइन कराया जाता है, तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट हो गया। तो ये वाउचर जो है वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो बिजनेस में एज ए एविडेंस यूज किए जाते हैं फॉर पेमेंट। उसके बाद आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब आप समझते ही होंगे छूट। डिस्काउंट मतलब छूट या कंसेशन कह सकते हैं। कंसेशन गिवन टू कस्टमर ऑन सेल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस इज नोन एज डिस्काउंट। दो तरीके का हो सकता है डिस्काउंट भी हमारा, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। दिस डिस्काउंट पहले ट्रेड डिस्काउंट की बात करूं मैं तो दिस डिस्काउंट इज गिवन बाय सेलर एट द टाइम ऑफ सेल्स। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स है ये, ठीक है ना। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो
मतलब ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अगला आता है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू कस्टमर्स और रिसीव फ्रॉम सप्लायर इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। जब आप किसी भी कस्टमर से पेमेंट लेते हैं तो उसे छूट देते हैं तो वो कैश डिस्काउंट हो गया, या आप किसी को पेमेंट करते हैं और वो आपको छूट देता है तो वो भी हमारा कैश डिस्काउंट हो गया। अब अगर आप दे रहे हैं छूट तो डिस्काउंट अलाउड हो गया, और अगर आपको डिस्काउंट की छूट मिल रही है तो वो डिस्काउंट रिसीव हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोप्राइटर या ओनर। प्रोप्राइटर या ओनर, बिजनेस में प्रोप्राइटर का मतलब जो उसका मालिक है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा था, पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर ऑल द रिस्क ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करेगा, कैपिटल लगाएगा और सारे रिस्क को अपने ऊपर बियर करेगा तो वो बिजनेस का प्रोप्राइटर या ओनर कहलाएगा। डेप्रिसिएशन इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट बिकॉज ऑफ यूजेस और बाय पासिंग ऑफ टाइम। किसी भी एसेट को जब हम खरीदते हैं तो उसको इस्तेमाल करें या उसे रख लें ऐसे ही, उसकी वैल्यू कम होती जाती है तो उसकी वैल्यू में जो रिडक्शन हो रहा है दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट होता है एंट्री। एंट्री का मतलब क्या है? एंट्री का है एनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट वेयर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंट्री। करने में या सर्विस को मैन्युफैक्चर करने में जो डायरेक्ट कॉस्ट लग रही है उसका टोटल जो होता है वो हमारा कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगला होता है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब इंपॉर्टेंट है बैड डेट्स भी। अब बैड डेट्स इज द अमाउंट ओन टू द बिजनेस दैट इज रिटन ऑफ बिकॉज इट हैज बिकम इररिकवरेबल, इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। बिजनेस के अंदर जो हमारे कस्टमर्स होते हैं जिनको हमने सामान सेल किया, उनमें से कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होंगे जो हमारा पैसा नहीं देंगे, जो पैसा हमारे तरीके से डूब जाएगा। तो जो पैसा बिजनेस में हमारा डूब रहा है, जो हमें रिकवर नहीं होगा, उसको हम लोग कहते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स के बाद अगला आता है इंसॉल्वेंट। Insolvent is a person or an enterprise which is unable to pay his liabilities. He is declaring by court. Insolvent जो है वो कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी लायबिलिटीज उसकी एसेट से ज्यादा हो जाती हैं। किसी भी पर्सन की लायबिलिटी जब उसकी एसेट से ज्यादा हो जाती है तो वो कोर्ट से अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा सकता है। मतलब ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है पे करने के लिए, तो मुझे छूट दे दी जाए कुछ पेमेंट में, तो वो पर्सन इंसॉल्वेंट पर्सन की कैटेगरी में रखा जाएगा जिसकी लायबिलिटी उसकी एसेट से ज्यादा हो, कर्ज ज्यादा हो उसके ऊपर, मतलब वो अनेबल है अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट करने में, पूरे थोड़ा पेमेंट कर सकता है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज पर्सनल एबल टू पे इट्स लायबिलिटीज मींस इट्स एसेट्स आर मोर देन लायबिलिटीज। कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एसेट्स उसकी लायबिलिटीज से ज्यादा है, मतलब वो अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकता है इजीली, तो वो सॉल्वेंट पर्सन कहलाएगा। सॉल्वेंट मतलब वो कैपेबल है टू पे देयर लायबिलिटीज। नेक्स्ट है एंटिटी। एंटिटी मींस एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन डूइंग अ बिजनेस। दिस इंक्लूड सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी एटसेट्रा। एंटिटी का मतलब होता है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन, उसे एंटिटीज कहा जाता है अकाउंट्स में, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप का हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, उसे बिजनेस एंटिटी के नाम से जाना जाता है। अगला है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हमें यूज में अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा आता है। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस फर्म व्हिच शोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। वो ये बताता है कि बिजनेस की कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज हैं। नेक्स्ट होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब कोई भी बिजनेस चलाया जाता है उसमें डिफरेंट टाइप की बुक्स रखी जाती हैं। वो बुक्स हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाएंगी जिनके अंदर हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि कई तरीके की बुक्स होती हैं, लाइक कैश बुक होती है, बैंक बुक होती है, यानी बैंक अकाउंट भी कहते हैं उसको हम, जर्नल होता है, लेजर होता है, सेल्स बुक होती है, परचेज बुक होती है और डिफरेंट और भी बुक होती हैं। तो वो हमारी कौन सी है? ये बुक्स ऑफ अकाउंट। अगला है डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में मैं पहले पूरा एक लेक्चर ले चुका हूं कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या होती हैं। तो डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो दो वर्ड है अकाउंट के अंदर। बोथ वर्ड डेबिट एंड क्रेडिट आर ड्राइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड डेबिट एंड क्रेडिट्स। डेबिट इंडिकेट मनी रिसीवेबल एंड क्रेडिट इंडिकेट मनी पेबल। डेबिट का मतलब जो पैसा हमें रिसीव होना है, क्रेडिट का मतलब जो पैसा हमें देना है। तो ये दो वर्ड हैं जो इटालियन वर्ड से जाने जाते हैं।
उसके बाद अगला पॉइंट हमारा जो आता है, अगली टर्म जो आती है वो आती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू किसे कहते हैं? बुक वैल्यू दिस इज द अमाउंट एट विच एन आइटम्स अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वो वैल्यू है ये वो अमाउंट है जिस अमाउंट पर बुक्स के अंदर किसी भी चीज को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है जर्नल। जर्नल जो है वो क्या होता है? इट इज अ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट इन विच बिजनेस ट्रांजैक्शंस इज प्राइमरी रिकॉर्डेड। जर्नल पहली बुक ऑफ अकाउंट है, फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट माना जाता है जर्नल को, जिसके अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन को स्टार्टिंग में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजैक्शन नेक्स्ट जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट होती है वो होती है लेजर। लेजर इज द समरी ऑफ वेरियस अकाउंट्स हेडवाइज। जो अकाउंट्स हमने जर्नल एंट्री जो हमने पास की, जो जर्नल हमने बनाया, जर्नल को हेडवाइज जब हम समरी बनाते हैं तो वो हमारी लेजर कहलाती है। और लेजर को जब हम एक समरी के फॉर्म में, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए लेजर की, तो जो स्टेटमेंट बनता है हमारे सामने दैट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। तो अगला जो मेरा लेक्चर आपके साथ होगा वो होगा कि हाउ टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन जर्नल एंड देन हाउ टू रिकॉर्ड दीस ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जर्नल टू लेजर एंड हाउ टू रिकॉर्ड फ्रॉम लेजर टू ट्रायल बैलेंस। मतलब कहने का मेरा ये है कि जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है हमें, उसके बाद उससे लेजर कैसे बनाना है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, ये मैं आपको एक लेक्चर में नहीं बता सकता। इसके लिए मुझे 2 या 3 लेक्चर लेने होंगे। तो वो 2 या 3 लेक्चर आपको कंटिन्यूअसली मैं लूंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जर्नल किस तरीके से बनेगा। एक क्वेश्चन में लूंगा जिसके अंदर जर्नल भी बताऊंगा मैं आपको, उससे लेजर भी बताऊंगा किस तरीके से बनाना है, उसके बाद फिर उससे ट्रायल बैलेंस भी मैं बताऊंगा। तो ये सारे अगले स्टेप आपके न्यूमेरिकल्स यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जिसमें जर्नल का डिस्कशन आपके साथ हुआ। ओके, बाय।